हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्ज़ाम देखिए जुलाई में होना है। इसमें हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी। जैसा आप लोगों की डिमांड थी कि मैम पेडागोजी करा दीजिए, वो मेरा नहीं हो पा रहा है, तो आज ये एक वीडियो ही होगी। इसमें आपके 15 में पूरे 15 मार्क्स आ जाएंगे। बस आपको एक ही वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार है। और साथ साथ में आपकी CDP क्लास होती है और साथ में EVS की क्लास, हिंदी क्लास, सारी क्लास चलती हैं। प्लेलिस्ट भी बनी है, तो आप प्लेलिस्ट जाके आप दे सकते हैं। साथ साथ में कंटेंट भी आपका कराया ही जाता है। मैथ का सुबह 11 बजे क्लास चलती है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपने पॉइंट पे करते हैं। टाइप नंबर 1 क्या है? गणित प्रकृत। तो गणित प्रकृत क्या है? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या है ये? कई बार पूछा गया, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। तो गणित की प्रकृत तार्किक होती है, लॉजिक होती है। क्या होती है? लॉजिक। ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना आदि का विज्ञान है। ये भी पूछा गया। गणित स्थान जो है संख्या का है, मापन का है, मात्रा का है, दिशा है और गणना आदि का विज्ञान है। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ जाए कि पेडागोजी मैथ में किस तरह से पूछी जाती है। अब जैसे मैंने थ्योरी लिया, उसी टाइप से मैंने उसका क्वेश्चन लिया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। गणित, मात्रा और स्थान का विज्ञान, जिससे मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। निम्नलिखित में से कौन गणित की प्रकृति का समर्थन करता है? तो कौन करता है? पहले ऑप्शन सही हो गया, गणित तार्किक। अभी मैंने बोला था कि लॉजिकल होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज लॉजिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अब इसका टाइप नंबर सेकंड क्या है? ये तो आपको 5 से 10 नंबर दिलाएंगे, क्योंकि गणित में तो पूछा ही जाता है और भी जो सब्जेक्ट है उसमें भी पूछा जाता है। जैसे EVS है, NCF सब में पूछा जाता है, बाल विकास है, ठीक है, हिंदी है, इन सब में पूछा जाता है। तो आपके क्या है 5 से 10 नंबर ये आपको दिलाएंगे। तो चलिए फिर इस पे बात कर लेते हैं। क्या है सेकेंड पॉइंट? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। तो सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो बच्चे का नॉलेज है उसको क्या है, बाहरी स्कूल के साथ जोड़ के ही पढ़ाना है, पर्यावरण अध्ययन से। ओके, तो स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। मतलब बच्चों को क्या है, रट के नहीं पढ़ाना है, समझा के पढ़ाना है। तो रटन प्रणाली से क्या है, मुक्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड, और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होना। क्या है, बच्चों को मतलब पुस्तक पे ही केंद्रित नहीं करना है। तो ये पॉइंट हो गया, NCF 2005 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यचर्या पुस्तक ना केंद्रित करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना। मतलब जोड़ के पढ़ाया जाए, जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसको गतिविधियों के जोड़ के से साथ ही बच्चों को पढ़ाना है। ओके, तो इससे क्या होता है, बच्चों का मस्तिष्क विकास अच्छा होगा और उनको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों को प्रति स्थापना विद्यार्थियों को तैयार किए जाए। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ना ही अस्थावना, जैसे लड़ाई दंगों से उनसे क्या है बचा के रखना है, अहिंसा हित। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से कथन चुनिए, उपयुक्त में से कौन सा पालन नहीं करता है? क्या है, नहीं करता है। आप ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, इसमें पूछ के आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको थ्योरी बताया, तो उसी पे आप आंसर इसका बताइए, बहुत अच्छे तरह से आप बता देंगे। क्या है, उसने पढ़ने की विधि हो, ठीक है, उसे पढ़ने की विधि। दो सेकेंड पॉइंट है अंकित प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित स्रोत बताना। थर्ड पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। और फोर्थ क्या है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके क्या हो गए हैं। तो इसमें पूछा गया है नहीं, तो नहीं क्या है, ये तो सारे सही हैं। ये पहला और तीसरा चौथा सही है। इसमें क्या है, सेकंड ही इसका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें निर्धारित सूत्र, बच्चों को कभी सूत्र से पढ़ के नहीं पढ़ाना है, या फॉर्मूला बता दिया आप मैथ में, बस उसको उस तरह से नहीं पढ़ा, उसको पहले समझाइए, बाद में उसको फॉर्मूला
दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका सेकंड है, सेकंड ही इसका राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। अब क्वेश्चन एनसीएफ का एक क्वेश्चन और कर लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अनुशासन के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों की गणित पाठ्यक्रम क्या है? तो इसमें क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने एनसीएफ आपको बताया, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया तो आप खुद इसका आंसर देंगे। क्या हो जाएगा, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए या फिर छात्रों के प्रतिदिन अनुभव से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यविधि ज्ञान केंद्रित ना होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है, गणितीय संकल्पनाओं की कठोरता देना वाला हो। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए जो एनसीएफ है। ओके, एनसीएफ क्या करता है कि छात्रों के प्रतिदिन अनुभव से संबंधित होना चाहिए। देखिए, कार्यविधि केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, तो राइट हो जाता है, ये भी गलत है। और गणित के संकुलाओं की कठोरता नहीं होना चाहिए। ठीक, जब भी कठोरता आ जाए तो वो भी हमेशा आपको देख के ही गलत मार देना है। और फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो प्रोग्रामिंग गणित के लिए तैयार होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन सारे गलत हो गए, इसका राइट आंसर हो गया सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड क्या है, गणित की भाषा का महत्व और शब्दावली। ओके, तो इस पे हम बात कर लेते हैं अंक। अंक में हम बात करते हैं कि अंक क्या है, न्यूमरल। ठीक है, यह नाम जो सिंबल और नंबर को दर्शाता है। ठीक है, क्या है, यह नाम जो है सिंबल, जैसे सिंबल है और नंबर को ही दर्शाता है। जैसे 5 ये हो गया नंबर, और अगर इसमें 3 जोड़ दिया तो ये हो गया सिंबल। ठीक है, तो कितना हो गया है, तो ये तीनों दोनों को ही दर्शाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि न्यूमरल क्या होता है। अब और आगे कर लेते हैं, गणित की भाषा सरल और बोधपूर्ण होनी चाहिए। क्या है, गणित की भाषा जो होनी चाहिए सरल होनी चाहिए और बोधपूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। क्या है, जो बच्चे को भाषा गणित की दी जाए तो उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ओके, इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं तो आप भी इसका आंसर दीजिएगा। ओके, कमेंट में इसका आंसर आप दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इतना मैंने इजी तरह से समझाया इसको है, तो इतना तो आप इसको आप होमवर्क कर लीजिए। ठीक, अगर नहीं आप कमेंट नहीं दे पाए तो मैं कमेंट में आपको इसका आंसर बता देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय और संवर्धन। ठीक है, समुच्चय और संवर्धन का इसका क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, एग्रीगेशन। ठीक है, तो समुच्चय, जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं। जैसा कि 2 पेन और ये 2 और प्लस 2 कितना हो गया 4, जैसा 2 और प्लस को हम जोड़ दिया तो उसको ही बोलते हैं समुच्चय। उसमें क्या डाल देते हैं 2, तो हो गए 4। ठीक है, और संवर्धन क्या होता है, जब एक चीज को बढ़ाया जाता है तो उसे संवर्धन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दूध में क्या है, पानी मिलाना। अगर दूध जैसे दूध दूध वाला जो आता है ना वो पानी मिला के लाता है। ठीक है, तो क्या है, दूध में पानी मिलाना, तो ये हो गया क्या, संवर्धन। ठीक है, या अंगुगेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, कक्षा सेकंड के शिक्षक ने योग जोड़ निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। टोकरी में क्या है, 5 सेब एवं उसमें 7 सेब डाल दिए गए। क्या है, टोकरी में 5 सेब है, उनमें से 7 सेब डाल दिए। अब टोकरी को कितने सेब, इस प्रकार सब शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, और अंगुकेशन क्या होता है, तो इसका इसका संवर्धन क्या होगा, समुच्चय। तो इसमें क्या है, 5 सेब थे, उसमें 7 सेब और डाल दिए, तो ये हो गया इसका समुच्चय। अगर वही होता कि अब दूध में पानी मिला दिया जाए तो ये हो जाता संवर्धन अग्नि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या, फोर्थ हो गया राइट। ठीक है, क्या, एक सेकेंड, फोर्थ इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है, वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट टाइप है मुक्त अंत, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको क्वेश्चन लगा लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कई बार ये सीटेट में पूछा गया और हमेशा ये पूछा जाता है, मुक्त अंत एवं बंद अंत वाले क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन और क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मुक्त अंत प्रश्न में जिन प्रश्नों का उत्तर केवल
एक होता हो, जैसे 5 + 3 जोड़ने में क्या होता 8 आ जाए। नहीं, ये इसका हिंदी गलत हो गया है, ये बंद होगा। ठीक है, मुक्त में होता है खुला, जिसके आंसर अनेक हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा बंद। ठीक, क्लोज, तो ये हो जाएगा क्लोज और ये हो जाएगा ओपन। ओपन, ठीक है। तो इसका आप याद रखिएगा, क्या है क्लोज में, क्या जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक होता हो, जिसे 5 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, ओपन में क्या होता है, जिन प्रश्नों के एक से ज्यादा उत्तर हो, वे दो या नंबर जिनमें जोड़ने पे 8 आता है, जैसे 2 + 6 कितना होता है 8 होता है, और 7 + 1 कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन वन और ये हो गया क्लोज। चलिए फिर नेक्स्ट इस पे कर लेते हैं अब क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप ही आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, क्या है ओपन एंडिंग क्वेश्चन बताना है इसका खुला, जिसके अनेक मतलब आंसर आए। तो क्या हो जाएगा, आप 13 से 3 से सॉरी आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। अगर 15 से गुणा करेंगे तो आंसर एक ही आएगा, ये तो क्लोज हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कोई दो संख्याएं लिखे जिनका गुणनफल 45। तो कोई भी दो संख्या हो जाएंगी, इसके अनेक आंसर आएंगे, तो यही हो गया ओपन एंड। ये खुला अंत पूछा था, ओपन एंडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो गया राइट। अब क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। अब टाइप नंबर 4 क्या है, रचनात्मक योगात्मक। इसको मान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, रचनात्मक योगात्मक और निदात्मक आकलन। ठीक, इसमें हम बात करेंगे फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक और असेसमेंट। ठीक है, तो चलिए फॉर्मेटिव पे हम बात करते हैं। रचनात्मक, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। जैसा टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान होता है या उससे पहले। जैसे मैंने आपके लिए मैथ की पेडागोजी तैयार किया, तो उसमें मुझे क्या क्या कंटेंट डालना है, किस तरह से आपको समझाना है, किस तरह से क्वेश्चन डालना है, ये हो गया फॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने ये पहले आपको बताया। ठीक, फिर अब हम आपको पीडीएफ बना के क्या है पढ़ा रहे, तो ये हो गया फॉर्मेटिव या रचनात्मक। ठीक है, टीचिंग, तो ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। सॉरी रिपीट हो गया है, तो ये मैंने बता दिया। योगात्मक क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के खत्म के बाद होता है। जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और टीचिंग लर्निंग ये मेरी पूरी क्लास खत्म हो गई, जब आप बाद में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हो गया योगात्मक। ठीक है, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के बाद खत्म होता है। ठीक है, ये हो गया योगात्मक, इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्मेटिव और योगात्मक और निदात्मक पूछा जाता है। ठीक है, और निदात्मक क्या होता है, इसमें सिर्फ करों और समस्याओं को पहचान की जाती है। जैसे डॉक्टर के पास आप गए, ठीक है, तो पहले उसकी क्या है समस्या आप जाने गए, ठीक, उसके बाद आपको वो दवा देगा, तो समस्याओं की पहले पहचान की जाती है। ये हो गया निदात्मक। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, वैसे मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप ही इसका आंसर दीजिए। ठीक है, क्या है, प्राथमिक अवस्था में गणित की रचनात्मक मूल्यांकन का अंतर्निहित है। का फॉर्मेटिव असेसमेंट बताना है, तो इसमें मैथमेटिक्स प्राइमरी स्टेज क्या होगी। अभी मैंने इसका आंसर बताया है, तो क्या होगा, अधिगम में असंगत को और शिक्षण की कमियों को पहचानना। ओके, यह समस्या त्रुटियों को पहचानना या क्रियाकलाप प्रणाली को ज्ञान विश्लेषण की परीक्षाओं से जोड़ना, मतलब परीक्षा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है, अधिगम में असंगत को और शिक्षण कमियों को पहचानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। अब इस पे एक क्वेश्चन और कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निदात्मक क्या होता है। ठीक है, तो निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होगा, प्रगति पत्रक को भरना या स्वतंत्र परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना बनाना, बच्चों की समझ और निहित रिक्तियों को जानना। देखिए, निदात्मक क्या होता है, बच्चों की अगर समझ को हम जानेंगे तभी तो उनकी रिक्तियों को पहले भर पाएंगे ना, जान पाएंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, डॉक्टर क्या है पहले आपकी मतलब पता करेगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तभी वो दवा देगा ना। तो उस यही होता है निदात्मक। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 है राइट। अब करते हैं बात, ये भी इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, कई बार पूछा गया अबेकस, जियो बोर्ड और ग्राफ पेपर और डॉट पेपर। ठीक है, क्या क्या होता है एक एक हम पॉइंट आपको समझाते हैं। जैसे अबेकस, इसको बोला जाता है गिनतारा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं गिनतारा। ये क्या होता है, जोड़ना और घटाने में काम आता है। जैसे बच्चों को क्या है, इसमें से एक डाल दिया तो कितना पूछा जाएगा, कितना ऐड हो गया 2। अगर इसमें से मैंने एक इसको इधर दे दिया तो कितना हो गया माइनस, उसको कर देंगे। ठीक, तो इसको अबेकस बोलते हैं। और जियो बोर्ड क्या होता है, ये जो ज्योग्राफी सॉरी
ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, ठीक, त्रिभुज और रेक्टेंगल, ठीक है, ये स्क्वायर, तो ये सब इसमें क्या है बताए जाते हैं कि किस तरह से उसको बना सकते हैं। ग्राफ पेपर में क्या होता है दशमलव, ठीक है, दशमलव नंबर इसमें ऐड किए जाते हैं और गुणा की जाती है, तो उसको बोलते हैं ग्राफ पेपर। और डॉट पेपर क्या होता है, जो डॉट पेपर होता है, ठीक, उसमें जो इस पे भी हम मतलब ज्योमेट्री का काम कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ओके, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। एक पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है कि एक सेकेंड, जैसे इसका डॉट पेपर, ठीक है, तो एक इसमें एक मिनट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एम, इसको किस तरह से इसको हम काट सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं डेमेट्री, ठीक, डेमेट्री को इसमें भी हम शामिल कर लेते हैं, तो इसको इस तरह से इसमें हम देखिए इसको इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से काट सकते हैं, तो ये डॉट पेपर में आता है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, दो दशमलव संख्याओं को योग की संकल्पना को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है, जब भी डेसिमल आ जाए, ठीक है, क्या है डेसिमल नंबर आया है तो हमेशा ग्राफ पेपर होगा, क्योंकि ये डेसिमल नंबर पे ही काम करता है, ठीक, क्या हो गया ग्राफ पेपर, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड है राइट। अब टाइप नंबर 6 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेन हेले की जो ज्यामिति स्तर है, ठीक है, तो इसमें क्या हम थिंकिंग की बात करेंगे, ज्योमेट्री थिंकिंग, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, ओके, या फिर नोट्स में कर लेना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे लिंक पे जो चाहिए तो टेलीग्राम पे इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब वेन हेले की हम थ्योरी जान लेते, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं, और इनकी स्टेज क्या है 5, ठीक है, क्या है 5 स्टेज है, 0 से शुरू होती है और 4 तक, ठीक है, क्या शुरू होती है 0 से शुरू होती है 4, तो 0 को भी ऐड करेंगे तो हो जाएगी 5 स्टेज। तो चलिए स्टेज के बारे में जानते हैं। पहली स्टेज क्या है, देखिए पहली स्टेज है चक्षुकरण, ठीक है, चक्षुकरण विजुअलाइजेशन, इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं, उन्हें देख के उनकी इमेज को बना लेते हैं। जैसे बच्चे क्या है, ये बिस्किट है, ठीक है, ओके, ये बिस्किट है, या फिर ये क्या है, ये गोला है, बस इसको यही जानते हैं कि ये बिस्किट है, ये गोला है, मतलब ये नहीं जानते कि ये है चीज़ क्या, इसका आकार क्या है, ठीक है, इसकी इमेज को अकॉर्डिंग को समझ लेते हैं बस। इस ये हो गया 0 लेवल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं लेवल नंबर 1। अब लेवल नंबर 1 में क्या है, विश्लेषण, विश्लेषण में क्या होता है एनालिसिस, एनालिसिस में इसमें बच्चा चीज़ों को ज्योमेट्री नाम जान शुरू कर लेता है। जैसे इसका क्या होता है, अब रोटी को भी रिलेट कर लेता है कि ये है मतलब व्रत, ठीक है, तो इसके नाम भी रिलेट करने लगता है, ये है रेक्टेंगल, ठीक, इसको कनेक्ट कर लेता है, ओके, तो ये हो गया विश्लेषण। तो क्योंकि दो ही पूछे जाते हैं सीटेट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला है, क्या है ये पहला आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकंड इम्पॉर्टेंट है, यही तो हर बार दो ही पूछे गए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट। अब मतलब और भी जान लीजिए। अब सेकंड क्या है लेवल 2, ठीक है, अनौपचारिक निगमन, ठीक है, अनौपचारिक निगमन क्या है, इसमें बच्चा आकृति को रिलेट बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और सिमिलर बेस को जानता है। जैसे क्या है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर भी बना सकते हैं। जैसा इसकी इसकी जो भुजाएं होती हैं ये दोनों आपस में बराबर होती है, आमने सामने बराबर होती हैं, तो इसको रिलेट कर लेता है, ठीक है, तो इसमें हो गया अनौपचारिक निगमन। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ये तो कई बार ये तो बिल्कुल पूछा ही नहीं गया है, बट आप जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल 3 औपचारिक, जो फॉर्मल होता है, इसमें बच्चा आकृति इसमें को फॉर्मूला को ढूंढने लगता है, क्या है इसमें फॉर्मूला भी लगाने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल 4 में दृढ़ता, इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन को अकॉर्डिंग खुद की चीजों को बनाता है, ठीक है। अब इस पे क्या है क्वेश्चन कर लेते हैं वेन हेले से संबंधित। तो वेन हेले से क्वेश्चन क्या है, वेन हेले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृति को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, क्या है मतलब दिखावट के अनुसार, तो इसका भी मैंने बताया कि इस तरह इसको बोलते हैं मानसिक चित्रण या चक्षुषीकरण, ठीक है, आप इसका दूसरा भी नाम याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका फोर्थ है राइट। कहते हैं गणित के साधन, जैसे गिनतारा एबेकस, तो अबेकस क्या होता है, तो जैसे बच्चों को क्या है अबेकस में गिनतियों का मतलब ज्ञान दिया जाता है, जोड़ घटाने का, फेस वैल्यू या स्थानीय मान का भी ज्ञान दिया जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है, अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है, ये छोटे बच्चों के लिए होता है। इसमें जैसे ये जिसमें ये छोटे छोटे गोले पड़े हैं,
तो इसमें क्या है, जोड़ घटाने का भी ज्ञान दिया जाता है, फेस वैल्यू और फेस वैल्यू का भी इसमें ज्ञान दिया जाता है अबेकस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अबेकस। इसके बाद जोड़ घटाव गुणा भाग और जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणित सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष रूप से इकाई दहाई तथा अन्य के स्थानों को प्रदर्शित करने में प्रयोग करते हैं। ओके, तो कभी भी पूछ लिया जाए सीटेट में अबेकस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग में, अन्य सवालों में या इकाई दहाई में। तो यह क्या है, फेस वैल्यू या स्थानीय मान निकालने का इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी बच्चे को आप जोड़ने को कहेंगे कि इसमें इसमें आप जैसे ये एरो है, ठीक, इसमें आप क्या है 4 जोड़, तो इसमें से 4 वो ऐड कर देगा, हाँ इसे 4। अगर आप माइनस करना बताएंगे घटाना, तो इससे कहेंगे इससे इसमें से 4 निकाल लीजिए, तो इधर इसको 4 निकाल लेगा। तो इस तरह से उसको ज्ञान हो जाएगा कि कैसे इसमें जोड़ घटाया जाता है, तो एबेकस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है छोटी मोटी इकाई को दर्शाता है, बड़ी मोटी जो है दहाई को दर्शाता है। इसमें आप देख सकते हैं जो ये छोटी मोटी है इसको क्या दर्शाता है, इकाई, और जो बड़ी मोटी आपकी है ये दहाई को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हालांकि अबेकस के कई रूप मिलते हैं जैसे जापानी, चाइनीज, उत्तरी अमेरिकन आदि। इन सब में भारतीय अबेकस का इस्तेमाल करना सबसे आसान है। नेत्रहीन बच्चे भी कई मुश्किल गणित सवालों को हल करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल किया जाता है। जो दृष्टिबाधित बालक होता है तो अबेकस का ही इस्तेमाल करता है, उससे क्या है उसको हेल्प मिलती है और उसको आसानी से समझ में आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अबेकस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सीटेट में कई बार पूछा गया है कि अबेकस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो फेस वैल्यू, जोड़ घटाना गुणा भाग इकाई दहाई इसमें प्रयोग किया जाता है। और नेत्र बाधित जो बालक होते हैं दृष्टिबाधित उनके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप कर लेते हैं, सिर्फ आपको मैथ की यही एक वीडियो देखना है, इसके बाद आपको कोई वीडियो मत देखिएगा क्योंकि इसमें भी आपके क्या है 20 में पूरे 20 या जैसे 15 नंबर का पेडागोजी आता है, देखिए वेटेज से हमेशा पेडागोजी का ज्यादा रहता है, तो 20 मार्क्स का पेडागोजी उस सीटेट में पूछा जाता है। तो आपके टोटल मार्क्स इसी से आ जाएंगे, पूरी मैथ है लेकिन आप क्या है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब जियो बोर्ड की बात कर लेते हैं, इसका उपयोग बच्चों को 3 कोने, वर्ग, आयत, जैसे ज्यामिति आकृति दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे अब सीटेट में पूछ लिया जाता है कि जियो बोर्ड का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जियो बोर्ड आप देख सकते हैं इस तरह का होता है जिसमें आप क्या है आयतन भी आप बता सकते हैं, वर्ग बता सकते हैं कि किस तरह से इसमें बनते हैं, ये ज्यामिति से रिलेटेड होता है। वर्ग और आयत के बीच का अंतर भी जियो बोर्ड में मदद को दर्शाया जा सकता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि आपका ये आयतन है या त्रिभुज है या फिर वर्ग है या फिर आयत है या त्रिकोण है, इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें किस तरह से उसको दर्शाया जा सकता है और इसमें क्या फैक्ट होते हैं। तो ये जियो बोर्ड के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है जियो बोर्ड तो जमीन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए जमीन पर एक आयताकार क्षेत्र चिन्ह करके उसमें 9 से 16 या उससे भी ज्यादा बराबर आकार की टनियां और तिल्लियां लगाई जा सकती हैं। देखिए बच्चे, छोटे बच्चे हैं, ये क्या है छोटा सा एक बाउल, इसमें किलियां ठोक दिया, उसके बाद में चित्र बच्चे क्या है बना रहे हैं, जैसे इसमें आयत है, वर्ग है, इस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं एक जमीन में कि आयत वर्ग कैसे बनते हैं। तो जियो बोर्ड का अगर प्रयोग पूछ लिया जाए किसमें किया जाता है, तो ज्योमेट्री में प्रयोग किया जाता है ये, तो आप याद रखिएगा, सीटेट में बहुत बार सवाल ये पूछा गया है। अभी हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को क्या है पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आरेख और ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पेपर, ठीक है। तो ग्राफ पेपर क्या होता है, 2 दशमलव के योग या गुणा को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कई बार पूछा जाता है ग्राफ पेपर किसमें प्रयोग होता है, तो गुणा करने में, योग जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। असमान आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ पेपर है, इसमें क्या है पत्ती का असमान जो क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, तो इसका भी ग्राफ पेपर में ही प्रयोग किया जाता है। तो सीटेट में कई बार पूछा गया है कि ग्राफ पेपर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में हमेशा गुणा ही रहता है, तो गुणे का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है,
नेक्स्ट पॉइंट आपका है मोतियों की माला। तो मोतियों की माला क्या है? जोड़ और घटाव इसकी सहायता से सिखाया जा सकता है। जैसे मोतियों के क्या होते हैं, इसमें जोड़, इस इधर एक कैरी दे देंगे बच्चों को, कितने हो गए 2, ठीक है, फिर आप दे देंगे 3। तो इस तरह से आप जोड़ सिखा सकते हैं। अगर आप वापस लेते हैं तो इसमें क्या है, आप घटाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है गिनती सिखाने में भी इसका उपयोग होता है। क्या है, आप इससे गिनतियां भी बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है टेलग्राम। कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जियोबोट, अबेकस और टेलग्राम। ओके, टेलग्राम क्या होता है? 10 ग्राम चीन भी एक पुरानी पहेली है। कहाँ की है ये? चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम को अलग अलग टुकड़ों में हम कई जानवरों, इंसानों और चीजों को आकृति से बना सकते हैं। जैसे 10 ग्राम है, पेपर की क्रॉप से ये बनता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि किसी भी जानवर है या फिश है, इस तरह से आकृति बच्चों को क्या है, इम्प्रेस करने के लिए, बच्चों को सिखाने, क्रॉप करने के लिए बताया जाता है। तो इसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? 10 ग्राम का। ओके, जैसे आप देख सकते हैं चेयर। ओके, तो इस तरह से फिश या इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है खेल और पहेलियां क्या होती है? गेम्स एंड पजल। तो इस पे बात हम कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं कि ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ सके। इससे समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। क्या है? जैसे पहेलियां, पहेलियां में बच्चों को क्या है, दिमाग बहुत लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसमें समस्या समाधान और कौशल विकसित भी होता है, बच्चों की इसमें रुचि बहुत बढ़ती है। तो पहेलियां खेल से आप देख सकते हैं कि इसमें सांप सीढ़ी खेल है, तो इसमें 4 की ऐड करनी है। तो इस तरह से आप पहेलियां बच्चों को क्या है, बता सकते हैं कि इसमें, लेकिन इसको भरने में बहुत ही टाइम लगता है कि इसमें क्या भरा जाएगा। मुझे नहीं आता, आप लोगों को आता तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये किसको सॉल्व करने में आता है। पेपर में निकलता है, न्यूज़पेपर में जो पीछे आप देखेंगे इस तरह का हमेशा निकलता है कि इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आप कर लेते हैं वृत्त चित्रण। वृत्त चित्रण क्या होता है? मैपिंग। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। इसमें डायग्राम बनाते हैं जिससे स्थानिक चिंतन के साथ अनुपात विवेचन को प्रोत्साहित करता है। इसमें गणित के कई विषयों का समाकलन जोड़ किया जा सकता है। देखिए, पर चित्रण वो होता है जो मैपिंग से, इसमें क्या किया जाता है, स्थानिक चिंतन के साथ अनुपात विवेचन का प्रोत्साहित करता है। गणित के कई विषयों में समाकलन या जोड़ से किया जा सकता है, तो मैपिंग से किया जा सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, कि क्वेश्चन क्या है, जो अभी आपको मैंने थ्योरी करवाई है, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर इसके बाद फिर से आपकी ये थ्योरी आएगी, जो एक एक चैप्टर खत्म करेंगे, एक चैप्टर का आप क्वेश्चन करते रहेंगे, फिर आगे आपकी थ्योरी। लास्ट में वीडियो बने रहिएगा, वीडियो आपकी 1 घंटे से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिर्फ पृष्ठ सामग्री क्या है? बताइए। वृत्त चित्र है, बुलडोजर बोर्ड है, व चित्रवासी यंत्र है, या क्या है, लेखन बोर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, तो अभी पढ़ाया है कि वृत्त चित्र। ठीक है, जो सिर्फ पृष्ठ सामग्री है वो वृत्त चित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे लिंक पे जुड़ जाए, वहां से इसका पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा और क्वेश्चनों का भी आंसर हम आपको दे देंगे। ओके, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहां से आप ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा सेकंड में अबेकस का उपयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। तो बताइए किसमें सहायता नहीं करता है? पहला पॉइंट है, क्योंकि अभी मैंने आपको अबेकस पढ़ाया, बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने में ये तो प्रयोग कर सकते हैं कि बिना त्रुटि की संख्याओं में अबेकस के द्वारा आप संख्या का ज्ञान दे सकते हैं। तो ये आपका राइट है। शब्दों में दी गई संख्याओं को सामान्य संख्यक लिखने में, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी अभी अबेकस मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन शब्दों को लिखने में जो है, संख्याओं को सामान्य संख्यक तो लिखने में नहीं ये हेल्प आएगा। तो इसका राइट आंसर प्रयोग नहीं सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बिल्कुल राइट है। कौन सा? सेकेंड। और गणना करने में तो है ही, स्थानिक मान फेस वैल्यू निकालने के लिए तो है। ठीक है, तो अबेकस का प्रयोग, अगर आपको पॉइंट क्लियर होंगे तो आप जरूर आंसर निकाल लेंगे। तो उसका राइट आंसर हो गया बी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का उपयोग विद्यार्थियों में की सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का राइट आंसर। अभी स्थानिक मान बताया है, टेलग्राम क्या होता है, जो इसके खेल और प्रतिरूप इत्यादि विद्यार्थियों की सहायता करते हैं।
तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करते हैं, या संख्याओं की तुलना में बोध विकसित करने में है, या परिकल्पना कौशल करने में समृद्ध है, या मूलभूत संक्रियाओं को समझने में है। देखो, टेलीग्राम वो होता है जो स्थानिक समझ की क्या है कि योग्यता में वृद्धि रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका फोर्थ, कक्षा सेकंड के शिक्षार्थियों का सरल आकृति उसके लंबों और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। तो फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आकृति आ गया है, कहीं भी अगर आकृति आ जाए या लंबों या किनारों से परिचित कराने, किसका प्रयोग करें? 3D तो मैंने पढ़ाया नहीं, 3D नेक्स्ट का, क्यूब्स का पढ़ाया नहीं, सैम्पल पढ़ाया नहीं, क्या पढ़ाया है? जियो बोर्ड। जियो बोर्ड में क्या है, ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं जो आकृतियों से रिलेटेड होता है, इसमें आयत, वर्ग और कैसे बनते हैं त्रिभुज, इस तरह से पूरा बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, और वीडियो आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा, अभी इसके बाद फिर आपकी थ्योरी आएगी, क्योंकि एक एक थ्योरी कराने के बाद हम क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। कक्षा फोर्थ में सिमति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता है? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतियों की माला होगा, बिंदु सीट होगा, गिंदारा होगा, द्विमुखी पटल होगा, बताइए। तो व्याकरण के कौशल कराने हैं तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट है, द्विमुखी पटल। ओके, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1 से 10 या 1 से 100 से बड़ा निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TAM सर्वाधिक उपयुक्त है? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 1/10 मतलब उसको क्या है, भिन्न में पढ़ाना है, तो उससे बड़ा कौन सा है? तो समझाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे, या गिनदारा एबेकस का करेंगे, या 10-10 वर्गीकृत करेंगे, या फिर डाइंस ब्लॉक का करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिनतारा एबेकस का। ठीक, एबेकस में क्या होता है, स्थानीय मान आप बताएंगे ना, तो किस तरह से भिन्न उसमें है, जोड़ है, घटाना है, भाग करना है, तो अबेकस के द्वारा आप इसको बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, कक्षा फोर्थ के छात्र में एक भाग 1/2 बराबर 2 समझाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयुक्त है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कागज को मोड़कर समझाना, या कलन बिट को समझाना, या फिर मानको डोरी से प्रयोग करना, जियो बोर्ड के द्वारा पढ़ाना। बताइए, जियो बोर्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि जियो बोर्ड में आकृतियों को रिलेटेड होता है, ठीक है, और मानकों को डोरी से ये तो कोई ऑप्शन नहीं, कलन बिट को समझाना नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज को मोड़कर समझाना। अगर आप कागज को, जैसे आपने एक कागज लिया, इसका हाफ करके आप बताएंगे, क्योंकि उसको आधा आप कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हाफ। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कक्षा सेकंड की एक से छात्री 203 को 203 को 23 पढ़ती है। क्या है, 203 को जो है वो 23 पढ़ती। एक अध्यापिका होने के नाते आप निम्न में से कौन से क्रियाकलाप करेंगे ताकि उसे अपनी गलतियां का बोध हो जाए? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। मानकों और डोरी का प्रयोग करके बताएंगे, संख्या चार्ट को पढ़ाना है। ठीक, संख्या चार्ट को पढ़ानेंगे, संख्याओं को संज्ञानात्मक रूप से लिखना है, कार्यक्रम ड्रीम अभ्यास करवाएंगे। देखिए, अभ्यास कराने से बच्चों की क्या गलतियां ठीक हो जाएंगी, या संख्याओं के संज्ञानात्मक रूप से लिखना भी क्या गलतियां ठीक हो जाएंगी, संख्या चार्ट से भी पढ़ना क्या गलतियां ठीक होंगी। लेकिन मानकों और डोरी का अगर आप प्रयोग करके बताएंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्योंकि देखिए, 203 को 23 पढ़ती है, अगर उसकी जो संख्या आप बताएंगे तो उससे रिलेटेड वही क्वेश्चन है, तो उसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा फिफ्थ में दो पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए।
पैमाना स्केल है, धागा जियो बोर्ड या आरे ग्राफ पेपर। देखिए पत्तियों से अगर रिलेटेड आ गया, अभी ग्राफ में क्या है, इसको गुणा भाग भी कर सकते हैं, ठीक। और जो है पत्तियों से अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि पत्तियों की चित्र भी बना सकते हैं, उसका पैमाना भी निकाल सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं कुछ थ्योरी। ओके, आपकी अब थ्योरी होगी ज्यामिति से रिलेटेड, जो ज्योमेट्री लर्निंग होती है, तो इससे हम बात कर लेते हैं जो वेन हेली की थ्योरी होती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर कवर होंगे वेन हेले थ्योरी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज्यामिति अधिगम, ज्योमेट्री लर्निंग क्या होती है। तो वेन हेले के द्वारा ज्यामिति के अधिगम स्तर कितने हैं, 5 स्तर दिए हैं, ठीक। ज्यामिति जो अधिगम ने वेन हेले थ्योरी कितने दिए हैं, 5 स्तर। तो ये जीरो से शुरू होता है, आप देख सकते हैं इसमें जीरो से शुरू होता है, लेवल 4 तक जाता है, तो 5 स्तर यहाँ से होते हैं। इसको क्या कहते हैं, 0 1 2 3 4। तो एक एक पर हम बात कर लेते हैं क्या होता है। आपका फर्स्ट पहला है स्तर नंबर 0 लेवल, इसको पहचानना या चतुष्करण या विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसका इसमें पढ़िए, इसका क्या होगा, विद्यार्थी ज्यामिति आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज आदि को उसमें स्वरूप के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं। जैसे बच्चों को ये नहीं पता रहता है इसमें कि ये क्या है, गोला, ठीक, सिर्फ जानते हैं ये गोला इसके, लेकिन इसके वो नहीं पता रहता, इसकी विशेषता नहीं पता रहते हैं, या ये क्या है आपका त्रिभुज, ठीक है, आयत, और ये क्या है, क्यूब। तो इस तरह से पता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्लेषण। विश्लेषण एनालिसिस क्या होता है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। विश्लेषण करना, विद्यार्थी इन स्तरों को गुणों के आधार पर आकृति का वर्णन करते हैं। जैसे गुणों के आधार जान लेते हैं कि ये सर्किल है, इसके जो गोला होता है इसकी क्या होती है, वर्ग होता है इसमें, ओके। जो 4 स्क्वायर होता है या फिर जो उसको परिमाप होता है, वर्ग की भुजा होती है, इस तरह से इसको रिलेट कर लेते हैं। ये आयत है, ये क्यूब है, तो इस तरह से उनको पता रहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और क्यूब में क्या है, 3D होता है, ठीक है। तो ये चीज बच्चों को इसमें आकृतियों का गुण भी पता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्तर नंबर सेकंड लेवल, सेकंड क्या है, क्रमांक और अनौपचारिक निगमन। फॉर्मल जो होता है तो इसमें क्या, इनफॉर्मल, ठीक है, और अनौपचारिक है, तो इसके विशेषता हम बात कर लेते हैं। विद्यार्थी इस स्तर में उनके गुणों के महत्व और उनके बीच के संबंधों की पहचानता है, जो छात्र को तार्किक रूप से आकृतियों के गुणों को क्रमबद्ध करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर, सॉरी, तो इसमें क्या आपको बताया गया है, विद्यार्थियों के स्तर पर उनके गुणों को महत्व को जान लेता है। जैसे कि गोला है, लेकिन उसको अर्ध गोला यहाँ से अगर काट दिया जाए, डायमीटर हो जाएगा, और इसकी जो है ये क्या होती, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे इसको डिनोट करने लगते हैं, आकृतियों को क्रमबद्ध की सहायता भी करने लगते हैं। तो ये आता है आपका इसमें, इस लेवल, सॉरी, आपका आ जाता है अनौपचारिक में आ जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है औपचारिक निगमन क्या होता है, फॉर्मल। तो इस स्तर पर बच्चे विभिन्न पार्टीज के बारे में लॉजिकल सोचना शुरू कर देते हैं, विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना सकते हैं, उन्हें सिद्ध कर सकते हैं, और साथ ही परिभाषाएं प्रमेय और उपप्रमेय संबंध बना लेते हैं। जैसे कि इनकी क्या है, परिभाषा पता होती है, सर्किल का क्या होता है, सेमी सर्किल का क्या होता है, ओरल का क्या होता है, इनकी परिभाषा पता रहता है। भुजा पता रहती है कि भुजा स्क्वायर होता है, उसका परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, डायमीटर क्या होता है, इस तरह से उनको पूरा गुण आ जाता है इस चीज में। तो किस लेवल में आता है स्तर, ये आपका थर्ड पे आता है। लेकिन सीटेट में आपकी क्या पूछा जाता है, सिर्फ आपका फर्स्ट लेवल ही ज्यादातर सीटेट में आज तक पूछा गया है। जो सूचीकरण क्या होता है, जो बच्चों को सिर्फ ज्ञान रहता है लेकिन उनके कुछ पता नहीं रहता है, ओके, स्वरूप के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं बस। जैसे ये आप क्या है, गोला है, तो उसको सिर्फ गोला ही जानते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं, ओके। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, सिर्फ 2 ही 3 पूछे जाते हैं आप, और एक स्तर आप याद कर लीजिएगा। स्तर नंबर सेकेंड जो, सॉरी, फर्स्ट है लेवल सेकेंड, इसको 2 ही मानेंगे, विश्लेषण करना, एनालिसिस, ठीक है। तो इस पे क्या रहता है, बच्चों को जो आकृतियों के आधार पर उनको पता रहता है ये क्या सर्किल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, क्यूब है, तो इस तरह से बच्चों को पता रहता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आपको एक सेकेंड। अब लास्ट है आपका स्तर नंबर 5 है, ये आपका फोर्थ है, लेकिन दंडिता
इसको क्या कहते हैं। इस स्तर पर बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन करना, गणितीय संबंधों को समझने लगते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो चिंतन करते हैं और गणितीय रूप से समझने इसको भी लगते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर से कि इसकी जो पैरेलल लाइन होती है ये दोनों बराबर होती है, लेकिन इसको क्या है तो इस तरह से काटते हैं, इसके जो को एंगल होते हैं एक दूसरे से क्या है अपोजिट होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप साफ समझा सकते हैं कि इसके अपोजिट ये होता है तो इसका एंगल सेम होता है। ठीक है, तो ये चीज आप बच्चों को समझा सकते हैं और बच्चों को क्या है इसमें अमूर्त चिंतन होने लगता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं ज्यामिति अधिगम, जो उसकी लेवल हमने बता ही दिया है कि पहले क्या होती है 0 से 01, लेवल 2, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ लेवल तक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। बताइए, अब क्रम से उसको लगाना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने पढ़ा होगा अभी ऊपर तो जरूर लगा लेंगे। पहला क्या है, 2D आकारों को भुजाओं में शीर्ष का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। ओके, या फिर 2D आकारों को विश्लेषण सहभुज का वर्णन करना, या फिर 2D आकारों को छांटना, या विभिन्न 2D आकारों को विभिन्न शीर्षों का वर्गीकरण करना या वर्णन करना। देखिए, पहले तो आप 2D आकारों को छाटेंगे तो पहला तो आपका ये हो गया सी, तो सी किसमें है, तो ये तो पहला कट गया, ये कट गया, अब ऑप्शन बी बचा, ऑप्शन डी बचा, तो सी इसमें है, सी इसमें है। फिर क्या करेंगे, 2D आकारों की भुजाओं के शीर्ष का अवलोकन करेंगे, जो 2D आकार है उस पर जो है अवलोकन करेंगे। इसके बाद आपका ए आएगा, सी ए, तो ए किसमें है, ए इसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद डी में क्या करेंगे, विभिन्न 2D आकारों भुजाओं शीर्ष और विकरणों को गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे। लास्ट में आप क्या करेंगे, 2D आकारों के विशेष और संबंध का वर्णन करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, और वीडियो आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृति को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने का योग्य है। हिल के मतलब वन हिले के अनुसार ज्यामिति के बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया तो बताइए, वर्गीकृत क्या, आकृति का वर्गीकृत कर सकते हैं, सिर्फ उसकी व्याख्या नहीं पता है, सिर्फ आकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया है, क्या अनौपचारिक निगमन है या औपचारिक है या मानसिक चित्रण या विजुलेशन या विश्लेषण या एनालिसिस स्टेज है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या फॉर्मल है या इनफॉर्मल। अभी मैंने बताया कि आकृतियों के आधार पर कर लेते हैं, दिखावट के आधार पे, बट उसकी वो क्या है परिभाषा नहीं पता होती, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है। इसको बोला जाता है मानसिक चित्रण या चतुष्टीकरण या विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसका जो स्तर आपका क्या है लेवल 0 पे है, ठीक है, क्या है लेवल आपका 0, तो उसी को बोला जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, इसके बाद फिर से थ्योरी आएगी, पर जितना आपको थ्योरी करवा रहे फिर बाद में क्या है क्वेश्चन करा दे रहे, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है कि वे कई आकृति खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण सामान्य है। इस केस में वेन हेले के विचार के अनुसार विद्यार्थी बताए किस में आते हैं। और वीडियो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्या है प्लीज शेयर कर दीजिए। तो थर्ड का राइट आंसर बताइए किस में आता है, क्या इसमें करते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के संबंध जो मध्य है संबंध स्थापित मतलब स्थापित करना जानते हैं, कई आकृतियों को खींचते भी हैं, कोणों को भी मापते भी हैं, या देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी के समान है। तो वेन हेले थ्योरी किसके बराबर ये आता है, देखिए निगमन स्तर में तो है नहीं, चतुष्टीकरण का 0 लेवल में सिर्फ आकृतियों के आधार पर ही वर्णन करते हैं, बस वो ठीक आकृति ही जानते हैं। विश्लेषण स्तर है या अनौपचारिक या फॉर्मल है, तो इसमें एनालिटिक लेवल आपका आएगा विश्लेषण विश्लेषणात्मक स्तर, जो लेवल आपका सेकेंड है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेन हेले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर है, चतुष्टीकरण विश्लेषण या अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दंडिता,
कक्षा सेकंड के बच्चे छाटने की आकृति को बहुभुज दिए हैं। तो जैसे ये आकृति है और इसका राइट आंसर क्या होगा फोर्थ का। और इसके थोड़ा इधर पढ़िएगा, वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर भुजाओं के वर्गीकरण करता है। यह बच्चा वेन हेले ज्यामिति के विचार पर स्तर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नीचे है। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण करता है। वेन हेले बताइए, संख्याओं के भुजाओं के वर्गीकृत करता है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का आप राइट आंसर बताइए। देखिए भुजाओं के आधार पे मतलब चित्रों के आधार पे वर्गीकरण करता है। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, ऊपर है सर्किल है, आयत है, या रेक्टेंगल है, ठीक है, या फिर क्यूब है। बस आपको जानता भुजा मतलब आकृतियों के आधार पे जानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुष्कीकरण, ऑप्शन नंबर विजुअलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेन हेले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृति को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5th का राइट आंसर क्या है, वेन हेले ज्यामितीय स्तर के अनुसार विद्यार्थी आकृति के दिखावट के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। स्तर 1 विश्लेषण है, स्तर 2 या अनौपचारिक निगमन है, या स्तर 3 औपचारिक निगमन है, या स्तर 0 मानसिक सूत्रीकरण है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, स्तर 0 और मानसिक चतुष्कीकरण। ओके, लेवल आपका 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ज्यामितीय समझ की विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो इसका राइट आंसर 6 क्या क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मानसिक वितरण विश्लेषण और औपचारिक निगमन औपचारिक, या फिर क्या हो जाएगा। देखिए उसको क्या है क्रम से लगाना, तो पहले क्या आता है, पहले आपका निगमन मानसिक वितरण से आता है, ठीक। यहाँ से देखिए विजुअलाइजेशन आता है आपका, फिर क्या आता है विश्लेषण आता है, फिर औपचारिक आता है, फिर आता है सॉरी अनौपचारिक, फिर औपचारिक आता है। 4 स्तर हो गए ये पूरे, 1 2 3 और 4। ओके, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, इसके बाद की थ्योरी आएगी, तो आप लोग थ्योरी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाला नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। वेन हेले के अनुसार ज्यामितीय विचार किस किस पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 7 स्तर वाला है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्तर लेवल 0, स्तर 1 या स्तर 4 या स्तर 3। देखिए मानसिक चित्रण से होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। लेकिन यह स्तर क्या है लेवल 0 है। कहीं कहीं पे 1 भी लिख देते हैं, लेकिन अगर 1 लिखा है तो आप इसी तरह से याद रखिएगा। स्तर 1 में मानसिक चित्रण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन अब करते हैं थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट। अब थ्योरी क्या है, गणित अधिगम की अवस्था, ठीक। गणित अधिगम की अवस्था कौन कौन सी है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बस यही एक वीडियो पढ़ना है, इसके अलावा आपको गणित में पेडागोजी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो गणित अधिगम की अवस्था हम पढ़ लेते हैं। मैथ लर्निंग फेजेस क्या होते हैं, बच्चे में जन्म से किशोरावस्था तक गणित से संबंधित अलग अलग मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि जन्म से किशोरावस्था तक 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, 6 अवस्था। और कौन कौन 6 अवस्था है, जैसा पहले प्रारंभिक अवस्था होता है, मिलन अवस्था होता है, प्रेरणात्मक अवस्था होती है, विभाजनात्मक अवस्था होती है, गुणन खंड अवस्था होती है और सक्रियात्मक अवस्था होती है। तो 6 अवस्थाएं आप याद रखिएगा। अब एक एक पे बात कर लेते हैं। कई बार सीटेट में पूछा जाता है कि जो आरंभिक अवस्था होती है कितने वर्ष के लिए होती है, जन्म से 3 वर्ष के लिए होती है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा वस्तु को देखकर बता सकता है कि कौन सी वस्तु बड़ी और कौन सी वस्तु छोटी है। जैसे आप 2 बच्चे देख सकते हैं, क्यूट क्यूट डॉल से हैं, ठीक। एक एक के बच्चे में कितनी बड़ी सी डॉल है, एक में छोटी डॉल है, लेकिन वो बता सकता है कि मेरे पास छोटी डॉल है और उसके पास है बड़ी डॉल। तो स्मॉल और बिग, इस तरह से बच्चे बता सकते हैं वस्तुओं को देख के। ये किस लेवल में आता है, आरंभिक अवस्था में आता है, और ये होती है जन्म से 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिलान अवस्था क्या होती है, 3 से ये 5 वर्ष के लिए होती है। इसकी एज आप जरूर याद रखिएगा, सीटेट में एज तरह पूछ लेता है या फिर इसके अंदर का पूछ लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या है। तो इस अवस्था में बच्चा 2 संख्याओं के नंबर या गिनती बोल सकने लगते हैं। क्या है, बच्चे जो है इसमें 2 संख्याओं की गिनतियां और जो गिनती होती है वो बोलने लगते हैं, 2 संख्याओं का नंबर भी वो बोल लेते हैं। जैसा कि बच्चे आपस में क्या है, जैसे आप देख सकते हैं
इसको गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 क्या है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से क्या है इसको ऐड लेकर कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इस तरह से गिनतियाँ क्या है गिन लेते हैं और बोल लेते हैं। तो इसमें किसमें आता है मिलान अवस्था में आता है, 3 से 5 वर्ष के लिए ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है परिणात्मक अवस्था। ये कितने वर्ष के लिए है 5 से 6 वर्ष के लिए है। इस अवस्था में बच्चा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकता है, कर सकती है। जैसे 7 क्या होता है 4 + 3 और 5 + 2 होते हैं 7। तो इसमें किस अवस्था में आता है ये परिणात्मक अवस्था में आता है 5 से 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है विभाजनात्मक अवस्था। ये आती है 6 से 9 वर्ष के लिए। इस अवस्था में बच्चा बड़ी संख्याओं स्थानीय मान पर विभाजन कर देता है, 2 या 3 संख्याओं के नंबर तक। जैसे जैसे क्या है 2 4 5, तो इसको क्या है तोड़ लेता है कि कैसे ये बना, तो 200 + 40 + 5, तो पढ़ लेता है कि 245 है। तो इसका क्या है संख्याओं का विभाजन कर लेता है, स्थानीय मान निकाल लेता है। ये किसमें आता है विभाजन अवस्था में 6 से 9 वर्ष में आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है गुणनखंड अवस्था। 9 से 11 वर्ष के लिए होती। इस अवस्था में बच्चा 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं हैं या 3 4 दर्जन में कितनी होंगी। तो इसका जो होगा तो इसमें बच्चे बता देते कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं 12, और 3 4 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं। तो इस चीज को वो मतलब इसमें डिफाइंड कर लेते हैं। ये किस अवस्था में आता है गुणनखंड अवस्था में आता है, 9 से 11 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट अब लास्ट आपकी है ये स्टेज क्या है सक्रियात्मक अवस्था, जो आती है आपके 11 से 13 वर्ष के लिए होती है। इस अवस्था में बच्चा प्लस माइनस और गुणा स्थानीय मान सभी क्रिया भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत क्रियाएं करने में सफल हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 532, तो इसको जोड़ लेते हैं कि स्थानीय मान 500 + 2 20 + 9, इस तरह से क्या है निकाल लेते हैं। फिर 5 इंटू गुणा कर लेते हैं और भाग कर लेते हैं। इस तरह से इसमें ज्ञान बच्चों को आ जाता है। ये सक्रियात्मक अवस्था में होती है, जो 11 से 13 वर्ष के बीच में बच्चे आते हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्या है थ्योरी बिल्कुल समझ में आ जाए। फिर इसके बाद फिर एक थ्योरी होगी, ओके। पहला ऑप्शन क्या है शैलेजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे 4 है, 2 + 2 को ऐड कर लेते हैं, 4 बराबर क्या होता है 1 + 3 आदि। वह संख्याओं किस विकासात्मक अवस्था पर है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या है सक्रियात्मक अवस्था या परिणात्मक अवस्था, विभाजन या गुणनखंड। देखिए क्या है परिणात्मक अवस्था में आ रही है क्योंकि संख्याओं को क्या है वो विभाज्य कर ले रही है, जोड़ ले रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कक्षा थर्ड में 2 अंक की संख्याओं में व्यक्लन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों को अनुगमन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पहला चरण आप पढ़िए स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंक की संख्याओं को पुनरावृत्ति करना। या सेकंड आपका है यह प्रदर्शित करने के लिए छोटी संख्याओं को बड़ी संख्या में घटाया जाता है, जो टैली चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। या थर्ड चरण आपका स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यकलन का अनुप्रयोग करते इस स्थितियों में शिक्षक को पाठ का विकसित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सेकंड का राइट आंसर। तो कौन सा इसमें चरण आपका सही है, चरण बताना है इसमें कौन सा राइट है। यह है थर्ड कक्षा में 2 अंक की संख्याओं का व्यकलन करने में प्रस्तुत करते हैं इन चरणों के अनुमान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट स्थानीय मान व्यवस्था समझने के 2 अंक की संख्याओं का पुनरावृत्ति करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित सक्रियाओं को करने में सक्षम तथा विभिन्न संप्रदायों की व्याख्या करने में सक्षम वह अवस्था है। तो बताइए उसकी राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा। क्या है एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं और करने में सक्षम है, ठीक है। तो इसमें क्या है विभिन्न असंप्रत संख्याओं की व्याख्या करने में भी सक्षम है। तो अभी मैंने ऊपर पढ़ा है जिसमें व्याख्या भी बच्चा कर लेता है।
तो सक्रियात्मक अवस्था में तो होता नहीं है, ना ही परिणाम इसमें हो रहा है, न विभाजन। क्या होता है, ये आरंभिक अवस्था में ये बच्चा आता है। सॉरी, नहीं नहीं, आरंभिक अवस्था तो पहली अवस्था आ जाएगी, इसमें तो उसको ज्ञान नहीं रहता है। इसमें आता है जो व्याख्या कर लेता है कि गोले के में सर्किल जैसे भुजा का स्क्वायर होता है या परिमाप क्या होता है, आयत की बराबर भुजाएं क्या है, इसकी व्याख्या कर ले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, यदि एक से छाती पूर्णांकों को विभिन्न दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत प्रक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है, बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विभाजनात्मक अवस्था में है, या उपरात्मक अवस्था में, सक्रियात्मक अवस्था या प्ರಣात्मक अवस्था में। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी जो पूर्व विभिन्न दशमलव संख्याओं के चारों आधारभूत सक्रियात्मक संपन्न करने में समर्थ होते हैं, मतलब सब कुछ कर लेते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं जो उस संख्याओं में क्या है करने में समर्थ होते हैं। ओके, तो ये आपकी अवस्था आ जाएगी सक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। ओके, क्वेश्चन आप पूरी वीडियो आपकी मैथ की पेडागोजी पूरी हो गई है खत्म, और जो क्वेश्चन कराना था इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं साथ साथ में। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा पूरी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वीडियो प्लीज़ शेयर करिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइए, वहाँ से इसका हम पीडीएफ आपको पूरा दे देंगे। और पीडीएफ पाने के लिए मतलब टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।